चौहान मेंशन आगाज समस्तिका से अपना हाथ दूर कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था समस्तिका उसे छुए, लेकिन समस्तिका उसके जख्मी हाथ पर मरहम लगाना चाहती थी, जो उसकी वजह से ही जख्मी हुआ था क्योंकि आगाज ने समस्तिका को आग लगाने से बचाया था। लेकिन इस चक्कर में आगाज के हाथ में जो सिगरेट थी वो समस्तिका के हाथ पर लग गई और समस्तिका के होठों से हल्की सी आह निकल गई। उसकी आह को सुनते ही आगाज ने तुरंत उसकी तरफ देखा। समस्तिका ने भी अपनी हाथ की तरफ देखना शुरू कर दिया था। उसके हाथ पर सिगरेट के जलने के निशान बन चुका था और समस्तिका के चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा हो। आगाज ने तुरंत उसकी कलाई को पकड़ा और बोला, ज़्यादा तो नहीं लग गई? जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकली, समस्तिका ने तुरंत नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने आगाज की कलाई को इस तरह से कसा हुआ था कि आगाज चाहकर भी उससे अपनी कलाई ना छुड़ा सके और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आया आगाज चौहान पहाड़ के नीचे। आई मीन आपको उठ तो नहीं कह सकती ना, अगर आपको कह दिया तो पता नहीं आप मुझे कौन सी सज़ा दे देंगे, इसलिए मैंने आपका नाम ले लिया। अब आप ये हाथ तब तक साइड नहीं हटाएंगे जब तक मैं इस पर मरहम ना लगा दूं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और अब उसने अपनी नज़रें वापस आगाज के हाथ पर टिका दी, जो बोलने की वजह से हद से ज़्यादा लाल हो चुका था। पूरी हथेली पर छाले होने शुरू हो चुके थे और समस्तिका को आगाज का हाथ देखते हुए ही उसका दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी और तुरंत आंसू की कुछ बूंदें आगाज के हाथ पर जा गिरी। आगाज ने तुरंत अपनी हाथ की मुट्ठियां कस लीं। समस्तिका बिना उसकी तरफ देखे बोली, अगर चोट लगी है तो उस पर मरहम लगा लेना चाहिए। कई बार कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हम सोचकर खुला छोड़ देते हैं कि वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन वक्त के साथ वो जख्म भरते नहीं बल्कि और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। फिर ना उन जख्मों पर मरहम लगाई जा सकती हैं और ना ही वो जख्म अपना निशान छोड़ते हैं। उसकी बात सुनते हुए आगाज की नज़रें उस पर गहरी हो चुकी थी। वह तुरंत बोला, क्या कहना चाहती हो? समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कहने लायक कुछ है ही नहीं, या फिर यूँ कहूँ कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद हिम्मत नहीं है या फिर सामने वाले पर भरोसा नहीं है कि वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं। और वैसे भी आजकल तो किसके पास वक्त है किसी की बात सुनने का? हर कोई बस अपनी बात सुनाना चाहता है, किसी की बात सुनना नहीं चाहता। ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें आगाज की तरफ उठाई। आगाज उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। समस्तिका ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखती रही और फिर अचानक से ही पीछे की तरफ हट गई। आगाज ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और फिर उसकी नज़रें अपने दोनों हाथ पर गईं, जहां पर समस्तिका ने मरहम लगा दी थी। आगाज की अपनी बातों में उलझा कर वो अपना काम कर चुकी थी। आगाज अपने हाथों की तरफ देखने लगा और फिर वापस समस्तिका की तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराया और बोला, चालाक तो तुम बहुत हो। समस्तिका फीका सा मुस्कुराई और बोली, काश चालाक होती, बस यही तो कमी रह गई है मुझ में कि ना लोगों की चालाकी समझ पाई ना लोगों से चालाकी कर पाई। खैर, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे, तो क्या अब मुझे वो जवाब मिलेगा? आगाज ने कुछ नहीं कहा, बस वही खड़ा रहा। तो समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे ड्रामेबाज कहते हैं, लेकिन आपको पता है मुझसे ज़्यादा बड़े ड्रामेबाज आप हैं। आप पैसों के लिए अपने दादाजी के सामने मेरे साथ अच्छे से पेश आने का ड्रामा कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि आप जो खड़ी खड़ी बातें मुझे सुना रहे थे वो आपको दो चार खुद को भी सुनानी चाहिए और आपको भी ऑफिस जाने के बजाय घर पर रहना चाहिए, ताकि आप ये सोच सकें कि अगली बार आप अपने दादाजी के सामने कौन सा ड्रामा करेंगे। आई मीन अगर मुझे सोचने में वक्त लगता है तो आपको भी वक्त लेना चाहिए होगा ना। समस्तिका की बात सुनते हुए आगाज गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थी। आज तक किसी ने भी उसे इस तरह की बातें की ताने नहीं मारे थे। उसके हाथों पर लगी हुई दवाई उसके हाथों में ही घुल रही थी, जिसकी वजह से उसे हद से ज़्यादा जलन हो रही थी। समस्तिका ने उसके हाथों की तरफ देखा और बोली, जिस तरह आपको गुस्सा आता है ना, उसी तरह गुस्सा मुझे भी आता है जब मुझ पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हो, लेकिन मैं गुस्सा कर नहीं सकती, इतनी औकात नहीं है मेरी। अब आगाज चौहान के सामने बेशक उसकी पत्नी समस्तिका चौहान हूँ, लेकिन
नाम की पत्नी होना अगर सच में हम दोनों के बीच रिश्ता होता तो हक से 4 बातें सुनाती है आपको। खैर, मैं भी क्या ही बातें लेकर बैठ रही हूँ। आप जाइए नीचे, डाइनिंग टेबल पर सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। ब्रेकफास्ट के बाद आपको ऑफिस भी जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से साइड हट गई और बाहर की तरफ जाने लगी। आगाज अभी भी गुस्से से उसे देख रहा था। समस्तिका अचानक ही जाते जाते रुकी और बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, आज सुबह मैंने आपसे जो कहा था कि मेरा इस घर पर हक है, आपकी बीवी हूँ मैं। मुझे उन बातों के लिए माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं क्यों वो सब बातें बोल गई, जबकि हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता तो है ही नहीं। उम्मीद है आप अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और मुझे माफ़ कर देंगे। ये बोलकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई और आगाज अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। गुस्से से वो एकदम लाल हो चुका था। उसने ज़ोर से अपना हाथ दीवार पर मारा और दांत पीसते हुए बोला, माफ़ी माय फुट। अगर इतनी ही सच्ची होती तो ये बातें तुम मुझसे कहती ही नहीं। तुम आज जिस तरह से हक जताया था, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर विश्वास करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये भोली भाली मासूम बनकर सिंपैथी लेकर तुम करना क्या चाहती हो। मुझे अपने ट्रैप में फंसाना चाहती हो, लेकिन आगाज चौहान किसी के ट्रैप में फंसने वाला इंसान नहीं। ड्रामा तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि होता क्या है। ये बोलते हुए वो गहरी सांस ले रहा था। कुछ देर बाद वो नीचे हॉल में आया तो देखा सच में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और उसका इंतजार कर रहे थे। आगाज डाइनिंग टेबल पर आया और आकर समस्तिका के बिल्कुल साथ वाली चेयर पर बैठ गया। समस्तिका खुद ब्रेकफास्ट करने वाली नहीं थी, लेकिन वो आस्तिक को सबके साथ बिठाकर ब्रेकफास्ट करवाने वाली थी, इसलिए वही चेयर पर बैठी थी। आगाज तिरछी नज़रों से उसे देख रहा था। गिरिराज जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, चौहान मेंशन में हमेशा जब भी शादी हुई है तो उस शादी में पूरी रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन तुम दोनों की शादी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया है। अगर तुम दोनों की शादी हमने करवाई होती तो वो सारी रस्में हम पूरी करवाते, लेकिन तुम दोनों ने अकेले में जाकर शादी की हैं तो हम उन रस्मों को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब जो रस्में रह गई हैं उन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आज के बाद तुम दोनों जब भी खाना खाओगे तो एक दूसरे के साथ खाओगे, एक ही थाली में खाओगे। चौहान मेंशन में हर दंपति शादी के बाद 40 दिन तक एक दूसरे के साथ ही खाना खाता है। पिछले 2 दिन से आगाज तुम घर पर देरी से आ रहे हो और ढंग से खाना भी नहीं खा रहे हो, तो समस्तिका ने भी ढंग से खाना नहीं खाया है। लेकिन अब ये मेरा ऑर्डर समझो या फिर कुछ भी, आई डोंट केयर। लेकिन तुम दोनों अगर खाना खाओगे तो एक दूसरे के साथ खाओगे, वरना भूखे रहना पड़ेगा। उनकी बात सुनते हुए आगाज और समस्तिका दोनों हैरान थे। आगाज तो गिरिराज जी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, जबकि समस्तिका ने अपनी नज़र तुरंत झुका ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस इंसान के साथ कैसे खाना खा सकती हैं जो खाने से ज़्यादा हवा खाता है। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए बोली, यही वक्त है जब तुम दोनों इस तरह एक दूसरे के साथ खाना खाओगे, वरना बाद में तो कहाँ ही मौका मिलता है। तुम काम काज में बिजी हो जाओगे और बच्चों में। ये बोलते हुए उन्होंने पहले आगाज की तरफ देखा और फिर समस्तिका की तरफ। समस्तिका बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई। वैष्णवी जी के इशारे पर सर्वेंट ने उन दोनों को खाना सर्व करना शुरू कर दिया। आगाज ने खाने की प्लेट लगाते हुए देखा तो तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता था। आई मीन समस्तिका से शादी बेशक मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही मेरे लिए परफेक्ट चॉइस है। पर समस्तिका को आप लोगों के सामने इस तरह से खाने में शर्म आती हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। पर आप तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है न जान? ये बोलते हुए उसने समस्तिका की तरफ देखा तो उसकी जान कहना भी समस्तिका को जानवर से कम नहीं लगता। वो एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, जैसा आप कहें। और उनका जैसा आप कहे भी आगाज को किसी तंज से कम नहीं लगता था। समस्तिका और आगाज दोनों को यूँ देखकर दिव्या और अमांस अंदर अंदर जल रहे थे। दिव्या ने अमांस के साथ जो कुछ किया उसके बाद अमांस को उस पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला दिव्या के साथ अपने रूम में जाने का ताकि वो उस पर गुस्सा उतार सके। और अब समस्तिका को आगाज के साथ देखकर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वहीं आगाज और समस्तिका दोनों ने एक थाली में खाना शुरू किया तो गिरिराज जी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों को देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे अब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सुकून से बिता ली हो और
अब मैं चैन से इस दुनिया से जा सकता हूँ। उनकी बातें सुनकर वैष्णवी जी तुरंत बोली, पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कुछ कहिए। गिरिराज जी अभी भी मुस्कुरा रहे थे। वहीं उनकी बातें सुनकर समस्तिका को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो गिरिराज जी को इतना बड़ा धोखा दे रही थी। उसके और आगाज के रिश्ते का सच तो ये था कि दोनों एक दूसरे को नज़र भर कर देख भी नहीं सकते थे, और कहाँ गिरिराज जी उन दोनों के रिश्ते को परफेक्ट समझ रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र आगाज पर गई, जो उसकी प्लेट में रखी हुई दही के कटोरे में नमक डाल रहा था। उसने दही में नमक डाला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे नमक में थोड़ी सी दही डाली है। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। आगाज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं दही नहीं खाता, लेकिन तुम्हें तो दही बहुत ज़्यादा पसंद है ना। अब जल्दी से अपना ये पराठा और दही फिनिश करो। ये बोलते हुए उसने समस्तिका के सामने एक पराठा बढ़ा दिया। समस्तिका दांत पीसते हुए उसे देख रही थी, लेकिन किसी और के सामने उसने अपने एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। आगाज मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारा अपने हाथों से खाने का मन नहीं है, लो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। ये बोलते हुए उसने पराठे का एक टुकड़ा लिया और उसे दही में अच्छे से डिप करके समस्तिका के होठों की तरफ बढ़ा दिया। उसे लग रहा था कि समस्तिका मना करेगी, लेकिन समस्तिका ने अपने होठों को खोल दिया और बड़े ही आराम से उस दही के पराठे के साथ खा लिया। आगाज के चेहरे की भौहें तन गईं। वो जितना समस्तिका पर वैसे गुस्सा हो रहा था, उससे भी ज़्यादा उसे टॉर्चर करके खुश हो रहा था। उसने पूरी दही की कटोरी उसे अपने हाथों से खिलाई और समस्तिका चुपचाप उसे खाती रही। उसके होठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी और आगाज के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। समस्तिका को अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद वो अपनी जगह से उठा और मुंह बनाते हुए बोला, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। सब लोग मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनके और समस्तिका के बीच सब कुछ ठीक हो। वही समस्तिका अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अब तक खुद को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब वो भी जल्दी से अपनी जगह से उठी और बोली, मैं बस 2 मिनट में आई, माँ प्लीज़ आप आस्तिक का ख्याल रखिएगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई और रूम में आते ही वो सीधा वॉशरूम में आई। जैसे ही उसने वॉश बेसिन में जाकर अपना चेहरा हल्का सा झुकाया, उसे ज़ोरों से वोमिटिंग हो गई। वो नमक इतना ज़्यादा था कि कोई जानवर भी उसे ना खाए। तो वो तो इंसान थी, भला वो कैसे इतना कड़वा खाना बर्दाश्त कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज, जो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसे ज़ोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा और बोला, हाउ कुड सी। अब तो सच में प्रूफ हो गया कि वो लड़की हद से ज़्यादा ड्रामेबाज है। जो लड़की इतना ड्रामा कर सकती हैं, जहर जैसा खाना भी मुस्कुराकर खाए जाए, उससे बड़ी ड्रामेबाज तो कोई हो ही नहीं सकती। अपने इसी ड्रामे से उसने दादाजी को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, लेकिन मैं उसका ड्रामा हटाकर ही रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कब तक उसके चेहरे से नकाब नहीं उतरता। ये जो भोली और मासूम बनने का ढोंग है, वो कब तक कर सकती हैं। बेशक से मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, लेकिन अगर पूरे घर वालों के सामने मैंने भी उसे बेनकाब न कर दिया, तो मैं भी आगाज चौहान नहीं। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका, जो वॉशरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी, अब उसने अपने चेहरे को आईने में देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जिसने जहर भी बड़े शौक से खाया हो, उसके लिए ये नमक कितनी ही बड़ी चीज़ होगी मिस्टर चौहान। चाहती तो आपको और खुद को रोक सकती थी, लेकिन दादाजी के इमोशंस को हर्ट करूँ इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। उम्मीद है अब आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ आई। वो तुरंत बाहर आई तो बाहर आते ही उसके होश उड़ गए। उसके सामने अमांस खड़ा था। समस्तिका जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, बाहर आते ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर गई, जो उसके होश उड़ गए। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, अमांस था। अमांस को अपने रूम में देखकर समस्तिका डर से सहम रही थी। उसने अपना गला सूखता हुआ हल्का सा तर्क किया और अपने आसपास देखा। अमांस उसके एक्सप्रेशन देखकर उसके करीब आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं भूली हो। कैसी हो समस्तिका? बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मुझे तुम्हें देख कितना अच्छा लग रहा है। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका की आंखें नम हो गई थीं और वो एकटक अमास के चेहरे को देख रही थी। अमास एक बार फिर बोला,
तुम आज भी जब मुझे देखती हो तो बस देखती ही रह जाती हो ना। लगता है आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार जिंदा है। होता भी कैसी ना, तुम्हारा प्यार सच्चा ही इतना था। लेकिन मैं बेवकूफ़ था जो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक झटके में समस्तिका ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और बोली, हाउ डेयर यू टच मी। उसकी बात सुनकर अमांस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। समस्तिका ने अगले ही पल खुद को संभाला और फिर बोली, अब आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मेरा मतलब है आप मिस्टर चौहान के बड़े बड़े भाई हैं ना, तो आप यहाँ उनके रूम में क्या कर रहे हैं? आपको उनके साथ कोई काम था क्या? लेकिन वो तो ऑफिस गए हुए हैं। आपको उनके साथ कोई काम है तो आप उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए, लेकिन यहाँ से चली जाइए। उसे यूं हड़बड़ा कर बातें करते हुए देखा तो अमांस के चेहरे पर लंबी सी डेविल स्माइल आ गई थी। वो तुरंत समस्तिका के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, तुम इतना डर क्यों रही हो समस्तिका? जो हम दोनों के बीच हुआ है वो किसी को नहीं बता रहा। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने अब अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को अपने कंधे से हटाया और बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ कि आप कौन हैं। आप बस मेरे लिए मिस्टर चौहान के बड़े बड़े भाई हैं। इसके अलावा मैंने आपको देखा ही नहीं है। प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। वो क्या है ना, रात को मेरी तबीयत ख़राब थी तो बस सोई नहीं। अब मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना है। ये बोलते हुए वो बेड की तरफ जाने लगी। अमांस ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो समस्तिका। ये जानते हुए भी कि कितना प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से और एक दूसरे के दिल की बातें कितनी आसानी से जान लेते हैं, फिर भी तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। समस्तिका, जिसका हाथ अमांस ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उसका दिल जैसे धड़कना बंद ही कर गया था। वो चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। अमांस उसे अपने सामने किया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मुझे भूल नहीं सकती और ये तुम्हारे आंसू गवाह है कि ये आंसू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है ना? ये बोलते हुए उसने समस्तिका के गाल पर अपना हाथ रखा तो समस्तिका ने तुरंत उसके हाथ को अपने गाल से हटाया और बोली, अजीब बातें कर रहे हैं आप। आपको समझ नहीं आता क्या? मैं आपसे क्या बोल रही हूँ? मैंने कहा ना मैं आपको नहीं जानती, तो क्यों आप ये सब बातें बोल रहे हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। देखिए प्लीज़, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आप मिस्टर चौहान के बड़े भाई हैं। प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अब अमांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। समस्तिका की दर्द से एकदम आह निकल गई। कल रात गिरने की वजह से उसकी कमर में पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। अमांस तुरंत उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पेन है। प्लीज़ माफ़ कर दो समस्तिका, इस बात के लिए भी और उस बात के लिए भी जो आज से 4 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। तुम प्रेग्नेंट थी और मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे मेरी गलती पर अफसोस है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। उनकी बातें सुनते हुए समस्तिका अब ना चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। अमांस उसकी तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोला, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कोई भी गलती नहीं करूँगा। आगाज के साथ तुम्हारी शादी वैलिड हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मेरे बच्चे की माँ हो तो तुम परेशान मत होना। मैं सबको समझा दूँगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका न सिर्फ रो रही थी बल्कि उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और हैरानी दोनों साफ नज़र आ रही थी। एक तरफ जो उसके दिल में हो रही थी वो उसके चेहरे पर भी बयान हो रही थी। उसने अमांस को जोर से धक्का दिया और बोली, खबरदार, अगर आपने मेरे से इस तरह की कोई बात की तो आपको अगर एक बार में कोई बात अच्छी से समझ नहीं आती है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। जब मैंने आपसे एक बार कह दिया है मैं आपको नहीं जानती मतलब नहीं जानती। आप ये जो घटिया बातें मुझसे कर रहे हैं प्लीज़ इन्हें बंद कर दीजिए और जाकर अपनी बीवी के साथ कीजिए। मुझे इन सब को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी और मिस्टर चौहान की शादी हो चुकी है और मैं सिर्फ उसकी पत्नी हूँ। मुझे नहीं पता आप किसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लड़की तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब आखिरी बार कह रही हूँ आपसे, चले जाइए यहाँ से, वरना। अब उसकी बात सुनते हुए अमांस का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था।
उसने अब गुस्से से समस्तिका की कलाई पकड़ी और जोर से मरोड़ कर उसकी पीठ पर लगा दी। समस्तिका की दर्द से आह निकल गई। अमांस उसके चेहरे पर झुका और बोला, मैं तुझे प्यार से मना रहा हूँ और तू है कि हाँ करने की जगह एटीट्यूड दिखा रही है, ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे तू मुझे पहचानती नहीं। भूल गई क्या कि मैं कौन हूँ, वो जिसके साथ बिस्तर पर कितनी बार सोई है तू। लगता है ये आगाज कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से तुझे सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए अब तू मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। लेकिन भूल मत कि आस्तिक मेरा बेटा है, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे सबके सामने तेरी धज्जियाँ उड़ाने में। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। अमांस उसके चेहरे पर झुके हुए ही बोला, मेरे सामने ना ये ड्रामा मत करना। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तू जैसी लड़कियों को। साला जब मेरे सामने सती सावित्री बनने का ढोंग करती थी ना, तभी समझ गया था कि मैं जितना तू ये सती सावित्री बनने का ड्रामा करती है ना, उतनी ही ज़्यादा घटिया है तू जैसी लड़कियां पैसों के पीछे किसी के भी बिस्तर पर बिछने को तैयार हो जाती हैं। इसलिए तो अब जैसे ही कंपनी के 60% शेयर्स तुझे मिले तो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। लगता है मुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। ये बोलते हुए अमांस ने अपने जबड़े कसे हुए थे। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने तुरंत समस्तिका का हाथ छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। कुछ ही पल में दरवाजे पर दस्तक हुई। समस्तिका ने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने वैष्णवी जी खड़ी थी, जिनके साथ आस्तिक भी था। वैष्णवी जी की भी नजरें तुरंत अमांस पर गई और उसे वहां देखकर वो हैरान रह गई। वो अंदर की तरफ आई। समस्तिका ने अब उन पर भी अपनी नजरें हटा ली थी। उसकी आंखों में नमी अभी भी थी। उसने बड़ी मुश्किल से पलकें झुकाते हुए अपनी आंखों की नमी साफ किया। वहीं वैष्णवी जी अमांस की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ? अमांस तुरंत हंसा और बोला, वैसे तो समस्तिका की सबसे जान पहचान हो गई है, लेकिन अब तक मेरी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी, तो सोचा आज थोड़ी सी समस्तिका के साथ अच्छे से जान पहचान कर ली जाए, ताकि उसे इस घर में बिल्कुल भी अकेला फील ना हो। उसे लगना चाहिए कि यहाँ पर सब लोग उसके अपने हैं। वो मैंने सुना है कि लड़कियाँ जब शादी करके नए घर में आती हैं तो उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मैं बस समस्तिका को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। वैष्णवी जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराई और फिर समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन समस्तिका ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो इस घर में बहुत खुश हैं, बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल गई हैं, है ना समस्तिका? ये बोलते हुए उन्होंने समस्तिका के गाल पर अपना हाथ रखा। समस्तिका ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। अमांस की कड़वी नज़रें अभी भी समस्तिका पर थीं और समस्तिका को अब हद से ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो चाहती थी कि अमांस वहाँ से चले जाएं, लेकिन अमांस बेशर्म की तरह वहीं पर खड़ा था। वैष्णवी जी समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, इन सब के चक्कर में मैं ही तुम्हें ये बताना भूल गई कि समस्तिका, तुम्हारे दादाजी ने कल तुम्हारे और आगाज की शादी का रिसेप्शन रखा है। कल तुम दोनों की शादी की रिसेप्शन पार्टी होगी। उनके लिए आज रात को ही ज्वेलर और डिजाइनर आएंगे जो तुम्हारी ड्रेस और तुम्हारी ज्वेलरी डिजाइन करेंगे। समस्तिका ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया। वैष्णवी जी भी अब अमांस की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें समस्तिका से और भी कोई काम है क्या? मेरा मतलब है अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ चलो ना रिसेप्शन पर। दिव्या के लिए भी तो ड्रेस और ज्वेलरी चाहिए होगी ना, तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। अमांस के पास अब कोई बहाना नहीं था वहाँ पर रुकने का। वो वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला गया और वैष्णवी जी भी मुस्कुराकर समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद मेरे साथ लंच प्रिपेयर करवाना, मैं भी देखूं मेरी ये छोटी बहू कितना टेस्टी खाना बनाती हैं। उस दिन जो हुआ था उसे भूल जाओ। समस्तिका मुस्कुराकर बोली, भूलना ही तो चाहती हूँ माँ, वो हर एक कोशिश जो सिर्फ तकलीफ़ देती हैं। उनकी बातें बेशक से वैष्णवी जी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन समस्तिका की बातें दरवाजे से बाहर खड़े अमांस को बहुत अच्छी तरह से समझ आईं। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोला, भूलोगी तो तुम तब ना समस्तिका जब मैं तुम्हें भूलने दूंगा। देखती जाओ, मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की है ना तुमने। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ जो मैंने किया था वो तो कुछ भी नहीं था। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम्हें बर्दाश्त करते करते मर जाओगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर
डेंजरस एक्सप्रेशन थे। वैष्णवी जी के जाने के बाद समस्तिका ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और फिर पलटकर दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोते हुए सीधा बेड पर आई और औंधे मुंह बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते हुए बोली, पूरी तरह से तो तबाह कर दिया है आपने मुझे अमांस, अब और क्या बाकी है? मुझे नीचा दिखा रहे हैं। और एक मैं पागल थी जो आपसे धोखा खाने के बाद भी 4 साल तक आपका इंतज़ार करती रही कि आप एक दिन आएंगे और कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो समस्तिका, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे कहेंगे, हाँ आप मुझे और आस्तिक को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैंने आपके लिए खुद को तबाह कर लिया और आप मुझे तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। जो पहले ही मर गए उन्हें और कितना मारेंगे आप अमांस? ये बोलते हुए वो ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी। पिछले 4 साल से दर्द एक बार फिर से ताज़ा हो चुके थे। जो जख्म उसके जिस्म पर लगे थे वो तो मर चुके थे, लेकिन जो जख्म उसके दिल पर थे वो आज भी उतना ही ज़्यादा दर्द देते थे जितना उसे आज से 4 साल पहले हुआ था, जब अमांस ने आगाज बनकर उसे धोखा दिया था। सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी और समस्तिका आस्तिक के साथ अपने कमरे में ही खेल रही थी। वैष्णवी जी ने आस्तिक के लिए अलग से रूम तैयार करवाया था, जहाँ पर उसके लिए बहुत सारे टॉयज और बाकी सब ज़रूरत की सामान थी। उस रूम में आने के बाद आस्तिक बहुत ज़्यादा खुश था। वो पहली बार इस तरह की ज़िंदगी जी रहा था। वहीं कुछ देर पहले समस्तिका ने भी अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट की थी। हालांकि उसे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वैष्णवी जी ने ज़बरदस्ती उससे ड्रेस और ज्वेलरी फाइनल करवाई थी। सबके डिनर करने के बाद समस्तिका आस्तिक को सुलाकर अपने कमरे में आई थी। बाकी सबने तो डिनर कर लिया था, लेकिन समस्तिका ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि दादाजी ने ऑर्डर दिए थे कि अगर उन दोनों को खाना खाना है तो एक दूसरे के साथ ही खाना है। और अब तो 11 बज चुके थे, लेकिन आगाज अभी तक घर नहीं आया था। समस्तिका को सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सुबह से उसने खाया तो वो सारा उसने वापस निकाल ही दिया था। दिन में आगाज था ही नहीं, इसलिए उसने भी कुछ नहीं खाया और अब रात को उसे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अचानक ही समस्तिका के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसे याद आया कि अगर आगाज पीकर आया तो आते ही किसी परी को ढूंढेगा, और आज तो समस्तिका ने सोच लिया था कि वो पता लगा कर रहेंगे कि आखिर ये परी है कौन। तभी उसकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब उसने बाहर से हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी। मतलब आगाज की गाड़ी पार्किंग एरिया में आ चुकी थी और अब आगाज किसी भी वक्त कमरे में आने वाला था। समस्तिका के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया और वो जाकर क्लोजेट के पीछे छुप गई। उसे जानना था कि बिना उसकी तरफ देखे ही आगाज रूम में किसी परी को ढूंढता है या नहीं। अभी उसे छिपे हुए कुछ ही देर हुई थी कि आगाज ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आया, और आते ही उसने मुस्कुराते हुए आवाज़ लगाई, परी मैं आ गया। समस्तिका आगाज के आने से पहले ही क्लोजेट के पीछे छिप चुकी थी। उसे जानना था कि आखिर बिना उसे देखे भी आगाज रूम में किसी परी को ढूंढता है या नहीं। और उसके छुपने के कुछ पल बाद ही रूम का दरवाज़ा खुला और आगाज ने अंदर आते हुए कहा, परी मैं आ गया। परी, उसकी आवाज़ सुनकर समस्तिका की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। मतलब वो क्लोजेट के पीछे छिपी हुई थी और बिना उसे रूम में देखे ही आगाज किसी परी को ढूंढ रहा था। आगाज अब रूम में अंदर आया। उसने हर तरफ अपनी नज़रें घुमाई, लेकिन उसे कहीं भी समस्तिका नज़र नहीं आई। तो वो मुंह बनाते हुए बोला, ये क्या परी, मैं तुमसे मिलने के लिए इतना बेताब हो रहा था और तुम रूम से गायब हो। तुम कहाँ हो परी, प्लीज़ मेरे सामने आओ ना। जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम सोच भी नहीं सकती। ऑफिस में मेरा 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगा। मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा था। उसकी बातें सुनते हुए अब समस्तिका की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो चुपचाप वहीं बैठी रही। उसने सोच लिया था कि आगाज के सोने के बाद ही वो वहाँ से बाहर निकलेगी, लेकिन आगाज भी आगाज चौहान था। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, मुझे लगता है तुम वॉशरूम में हो। कहीं तुम वॉशरूम में मेरे लिए शावर तो नहीं ले रही? कहीं तुम कोई रोमांटिक प्लान तो नहीं बना रही? ये बोलते हुए उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। उसकी बातें सुनकर अचानक समस्तिका की हंसी छूट गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और
उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर अब आगाज ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। वो लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोला, मुझे तुम्हारे हंसने की आवाज़ आ रही है परी। इसका मतलब तुम यही कही हो, लेकिन कहाँ पर हो? मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? प्लीज़ मेरे सामने आओ ना, जल्दी बाहर आओ ना, मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। ये बोलते हुए वो अब कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर जा रहा था। अचानक ही उसका हाथ जोर से टेबल पर लगा और टेबल पर रखा हुआ कांच का वास नीचे ज़मीन पर गिर गया। वो कांच एक पल में चकनाचूर हो गया और समस्तिका का दिल जोरों से धक धक करने लगा, क्योंकि आगाज का उस कांच को उठाने के लिए नीचे ज़मीन पर बैठ गया था। वो उस कांच के टुकड़ों को उठाते हुए बोला, अगर तुमने देख लिया है कि मैं ये कांच का वास तोड़ दिया है तो तुम पक्का मुझे डांटोगी। मुझे तुम्हारी डांट नहीं सुननी, इसलिए मैं इसे उठा रहा हूँ और तब तक मैं उसे उठाता हूँ तब तक तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आओ न परी। मेरा तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर समस्तिका, जो उसकी तरफ जाने ही वाली थी, अचानक ही उसने अपने कदम रोक लिए। उसकी आखिरी बात सुनकर वो तो भूलकर भी आगाज के सामने नहीं जा सकती थी, लेकिन आगाज को वो कांच के टुकड़े उठाते हुए देख उसे डर भी लग रहा था, कहीं नशे में वो कांच आगाज को चुभ न जाए। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि आगाज जल्दी से वहाँ से साइड हो जाए। लेकिन आगाज जो उस कांच के टुकड़ों को अपने हाथ से उठाने लगा था, समस्तिका अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। तभी अचानक से आगाज की दर्द से आह निकल गई। कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया था और जैसे ही समस्तिका ने उसकी आह सुनी तो वो तुरंत क्लोजेट के पीछे से बाहर निकलकर आगाज के पास आई और अगले ही पल वो नीचे ज़मीन पर बैठ गई। उसका खुद का ध्यान नीचे ज़मीन पर नहीं गया और एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में भी चुभ गया, लेकिन उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया ताकि आगाज को उसके चोट के बारे में पता ना चले, वरना वो आज पता नहीं उसके पैर में किस तरह से मरहम लगाता। समस्तिका ने जल्दी से आगाज का हाथ अपने हाथ में थामा तो आगाज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, तुम आ गई परी? एक मिनट, कहीं तुम मुझे चोट लगती हुई देखकर तो नहीं आई हो ना? तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो परी। अगर मेरी चोट लगती हैं तो तुम भागती हुई मेरे पास आती हो। ये बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए समस्तिका को देख रहा था और समस्तिका कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस चुपचाप आगाज के हाथ को देख रही थी। अब वो अपनी जगह से उठी और तुरंत क्लोजेट की तरफ आई। उसने वहाँ से एक मेडिकल बॉक्स निकालकर वापस आगाज के पास आकर उसके हाथ को देखते हुए बोली, आप प्लीज़ ऊपर बेड पर बैठ जाइए, मैं आपके हाथ पर बैंडेज लगा देती हूँ। आगाज उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, तुम मुझसे नाराज हो क्या परी? समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आगाज बोला, क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो परी क्योंकि मैंने ये कांच का वास तोड़ दिया? समस्तिका तुरंत अपना सर नामे हिलाकर बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ चौहान साहब। उसके मुंह से चौहान साहब सुनकर आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? पहले तुम मुझसे बातें करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथ पर बैंडेज लगाने दूंगा। समस्तिका हैरानी से बोली, लेकिन मैं आपसे बात करूं क्या? आगाज तुरंत बोला, वही जो हम हमेशा करते हैं। समस्तिका धीमे से बोली, हमेशा? हम तो लड़ाई करते हैं। आगाज ने उसे घूर कर देखा और बोला, लड़ाकू तो तुम हो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी परी। ये बोलते हुए वो उसके ऊपर गिरने को हो रहा था। समस्तिका ने जल्दी से उसे संभाला और उसे बेड की तरफ लेकर आने लगी, लेकिन आगाज तो जैसे आज और भी ज़्यादा भारी हो गया था। उसकी पूरी हिम्मत लग रही थी उसे बेड तक लाने में। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप यहाँ से हिलिएगा मत। आगाज हंसकर बोला, तुम तो मुझे ऐसे बोल रही हो परी जैसे मैं यहाँ से उठकर घूमर डांस करने लगूंगा। मैं यहीं बैठा हूँ, अब तुम मुझसे बातें करो। समस्तिका को उसकी बात सुनकर हंसी आने लगी। उसे हंसता हुआ देखकर आगाज मुंह बनाते हुए बोला, तुम मुझ पर हंस रही हो? यह बोलते हुए उसकी आवाज़ हद से ज़्यादा मासूम लग रही थी। समस्तिका ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांत में दबाया और अपना सर ना में हिलाकर बोली, आपकी बातें ऐसी हैं कि मुझे हंसी आ रही हैं। जब आप नशे में नहीं होते हैं तो आप एकदम कड़क चाय की तरह होते हैं, जब आप नशे में होते हैं तो बिल्कुल दूध से शांत हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आपको हो क्या जाता है। ये बोलते हुए उसने आगाज के हाथ पर बैंडेज लगा दी थी। आगाज ने अपना हाथ समस्तिका की कमर पर रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, मुझे तुमसे प्यार हो जाता है परी।
मेरी प्यारी परी। ये बोलते हुए वो अपना चेहरा समस्तिका के पेट से लगा चुका था। समस्तिका का दिल एकदम जोरों से धड़क उठा। उसने हल्का सा अपना हाथ आगाज के सिर पर रखा और उसके बालों में अपनी उंगलियों को उलझा दिया। इस वक्त उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी। आगाज ने उसके पल्लू को हल्का सा उसके पेट से हटाया और उसकी पेट पर बड़े ही प्यार से किस कर लिया। तो आगाज की इस हरकत पर समस्तिका ने उसके बालों में अपनी पकड़ कस दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन अचानक ही आगाज ने अपना चेहरा उसके पेट से हटाया और बोला, तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरा मन कर रहा था मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन मेरे पास पंख नहीं थे। समस्तिका उसकी बात पर एक बार फिर से हंसी और फिर बोली, आप पंख किसी से उधार ले लेते? आगाज हैरानी से बोला, सच में? अगर मैं किसी से पंख उधार ले लेता तो मुझे दे देता, लेकिन मैं पंख लेता किससे? मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है जिसके पास पंख हो। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, तो आप बिना पंख के मेरे पास आ जाते। आपके पास पैर तो थे ना, लेकिन आप तो अपने पैरों का भी इस्तेमाल नहीं किया। समस्तिका की बात सुनकर आगाज ने अपने माथे पर अपनी उंगलियां रखी और बोला, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं कितना बेवकूफ़ हूँ ना, और तुम कितनी समझदार हो मेरी प्यारी परी। समस्तिका ने उसके चेहरे को गौर से देखा। कमरे में एसी नहीं चल रहा था, इसलिए आगाज के चेहरे पर पसीना आने लगा था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके चेहरे का पसीना साफ किया और बोली, आप मेरे साथ रहेंगे तो आप भी समझदार हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आज नहीं आ पाए तो क्या हुआ, अब जब भी आपको मेरी याद आएगी तो आप मेरी बात भी याद कर लीजिएगा और फिर अपने पैरों से मेरे पास आ जाइएगा। अब आप एक काम करो, चुपचाप सो जाओ, मैं आपके जूते उतार देती हूँ। ये बोलकर वह तुरंत नीचे की तरफ झुकी और आगाज के जूते उतारने लगी। आगाज भी नशे में टुल होते हुए सीधे बेड पर लेट गया और अपनी आंखों को बार बार खोलने की कोशिश करने लगा, जो अब लगातार बंद हो रही थी। समस्तिका ने उसके जूते उतारने के बाद उसकी तरफ देखा और फिर धीमे से बोली, अगर मिस्टर चौहान सो जाएंगे तो ठीक है, वरना कल की तरह फिर से उठपटांग हरकतें करेंगे और फिर ब्लेम मुझ पर डाल देंगे। ऐसा करती हूँ, एसी चला देती हूँ। ये बोलकर वह तुरंत एसी चलाने के लिए सामने की तरफ गई, जहाँ पर एक स्विच लगा हुआ था, लेकिन वो एसी ऑन करते उससे पहले ही आगाज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। समस्तिका एकदम से सिहर गई। आगाज की तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर चौहान? आगाज शिकायती मुंह बनाते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर इधर क्यों आ गई परी? मैंने कहा ना तुमसे, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम मुझे छोड़कर यहाँ कैसे आ सकती हो? समस्तिका पलटते हुए बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ चौहान साहब, मैं तो सिर्फ एसी ऑन करने आई थी। ये बोलते हुए उसने एसी की स्विच की तरफ देखा, जो आगाज गुस्से से बोला, इस एसी की वजह से तुम मुझसे दूर जा रही हो, इसे तो मैं बताता हूँ। ये बोलकर उसने वही साइड में रखा शोपीस उठाया, जो कि एक स्टैचू का था, और तुरंत एसी के ऊपर दे मारा। टक की आवाज़ के साथ शोपीस वापस नीचे ज़मीन पर गिरा और अगले ही पल वो टूट गया। समस्तिका हैरानी से आगाज की तरफ देखने लगी। वो तो आगाज को नशे में चाशनी की तरह समझ रही थी, लेकिन आगाज तो और भी ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा था। वो तुरंत अब वापस आगाज को बेड पर लेकर आई और बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाऊंगी, आप चुपचाप सो जाइए। आगाज गुस्से से बोला, नहीं तो मुझे धोखा देती हो, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगा। समस्तिका तुरंत बोली, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे चौहान साहब, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, मेरे कपड़े उतारो। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखा तो आगाज एक बार फिर बोला, पहले मेरे कपड़े उतारो, फिर अपने भी उतारो। समस्तिका हैरानी से परेशान होते बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चौहान साहब, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करिए। आपको पता है आप अब तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन कल सुबह आप मेरे सर पर किसी बम की तरह फूटेंगे। और आप नशे में तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन होश में आने के बाद एक पल के लिए मेरी बात तक नहीं सुनते हैं, प्लीज़। वो अभी बोल ही रही थी कि आगाज अचानक ही उसके पल्लू पर अपना हाथ रखा और उसे खींच दिया, और अगले ही पल उसके ब्लाउज पर भी अपना हाथ रखा और उसे कसकर खींच। तो समस्तिका एकदम हैरान रह गई। समस्तिका की आंखें बाहर आने को हो चुकी थी। आगाज ने
अब उसकी साड़ी पर अपना हाथ रखा और उसकी साड़ी को खींचने लगा। समस्तिका तुरंत बोली, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर चौहान, ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो बोल ही रही थी कि आगाज उसकी साड़ी को लगातार खींचता रहा और कुछ ही पलों में साड़ी नीचे ज़मीन पर बिखर गई। आगाज की हरकत पर समस्तिका का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। वो समझ चुकी थी कि अब आगे आगाज क्या करेगा और आगाज ने वही किया। वो समस्तिका के पास आया और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो परी। मैं ही एक पागल हूँ तुम्हारे लिए। तुम तो पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहती हो। मैं तुम्हें प्यार करने के लिए बेसब्र हुआ जा रहा हूँ और तुम हो कि मेरे पास भी नहीं आना चाहती। समस्तिका तुरंत बोली, ऐसा नहीं है चौहान साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता आप कौन सी परी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गोल घुमाया और अगले ही पल उसे बेड पर धक्का देकर बोला, कौन परी? तुम ही तो हो मेरी प्यारी परी। ये बोलते हुए आगाज अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकने के बाद समस्तिका के पास आया और समस्तिका पर झुकने लगा। समस्तिका की सांसें गहरी होती जा रही थी। वो आगाज को रोकना चाह रही थी, लेकिन जिस वाइल्डनेस के साथ आगाज ने उसके कपड़े फाड़े थे, उसके बाद वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो बस गहरी गहरी सांसें लेती रह गईं और आगाज ने उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए थे। समस्तिका को आगाज की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और आगाज बड़ी ही शिद्दत से उसे किस कर रहा था। समस्तिका उसके सामने लगभग बेलिवास थी और उसे देखते हुए आगाज का नशा और भी बढ़ने लगा था, क्योंकि अब नशे के साथ उसकी आंखों में मदहोशी भी नजर आ रही थी और समस्तिका न चाहते हुए भी खुद पर से अपना कंट्रोल खो रही थी। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू आर सो हॉट परी। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अंदर ही अंदर उसे जलन होने लगी थी। न जाने वो कौन सी सेक्सी और हॉट परी थी जो आगाज को उसमें दिखाई देती थी। उसका मन तो कर रहा था कि सबसे पहले वो उस परी के पास जाएं और उसकी गर्दन दबाकर आएं। ये सोचते हुए अचानक ही उसकी दर्द से चीख निकल गई। जब आगाज ने कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और माफ़ करिएगा कल मैंने कहानी अपलोड नहीं की, तो फिर से माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ करिएगा। और रक्षाबंधन में भी आप लोगों को बधाई नहीं दी, तो लेट से ही सही हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को।